नमस्कार, प्राइम एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 के आज के खास एलिमेंट्स पहले आपको बता देता हूं। आज आपको दिखाएंगे दिल्ली में सियासी जंग, भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध प्रचंड। प्राइम एट 4 में खबर यह भी कि संभल की जामा मस्जिद पर विवाद, जमीन के नीचे दबे हैं कौन से राज, आपके सामने रखेगा प्राइम एट 4। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर बड़ा एक्शन अब नहीं रहेगी, ठगी वाली टेंशन क्या है, पूरी खबर आपके सामने रखेगा प्राइम एट 4। और बाबा बागेश्वर चले हिंदू राष्ट्र बनाने, लेकिन कांग्रेस क्यों लगी घबराने, यह भी आपके सामने रखेगा प्राइम एट 4। लेकिन और यह खबर देखिए, वापस ले आता हूं आपको, और यहां क्या चल रहा है, सियासी ज्वालामुखी में क्या क्या लावा बाहर निकल रहा है दिखाता हूं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जरा देखिए। कैलाश गहलोत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी में थे, अब आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कैलाश और केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल भी होने लगे और बैरिकेडिंग में भी चढ़ने लगे। बीजेपी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यहां पर आपको धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कैलाश गहलोत और वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सबको यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, इनको यहाँ पर देखिए बस के अंदर ले जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन सबको यहाँ सर जो है आगे ले जाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस करती हुई आपको नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, अब धीरे धीरे करके जो बस है उसके ऊपर चढ़ गए हैं, और इसी बस के अंदर जो दिल्ली बीजेपी के जितने तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चाहे यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, या फिर जो कैलाश गहलोत हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर अभी तुरंत बीजेपी में शामिल हुए थे, वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो अंदर मौजूद हैं। तो जाहिर है इस पूरे प्रदर्शन का खास आकर्षण कैलाश गहलोत ने केजरीवाल पर आरोपों का बाउंसर फेंक दिया है। गहलोत ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं, खास आदमी पार्टी बन गई। ये हर एक लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या ये वही पार्टी है जिसके लिए हमने सब कुछ अपना न्यौछावर किया, सब कुछ छोड़ा। तो और इस चीज का जिक्र मैंने अपनी चिट्ठी में भी किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा करता है आम आदमी पार्टी के सामने, क्या ये वही पार्टी है, वही आम आदमी पार्टी है, या खास आदमी पार्टी बन गई है। हम तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। हमने कैलाश गहलोत को जोड़ा है, और कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल पे कुछ भ्रष्टाचार के सवाल उठाए हैं, उसका जवाब वो दे। और ये बड़ी खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। इसमें कई नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। 11 में से 6 चेहरे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से आए नेताओं के आपको नजर आएंगे। मतलब 1 दर्जन अगर कुल नेता अभी जिनकी लिस्ट जारी की गई है, तो उसमें आधा दर्जन नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में आए। और आपको उन उम्मीदवारों के नाम भी बता देता हूं, उनके बारे में भी बता देता हूं जिन्हें पहली लिस्ट में जगह मिली है। छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर चुनाव लड़ेंगे। किराड़ी से अनिल झा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। विश्वास नगर से दीपक सिंघला आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। रोहतास नगर से सरिता सिंह आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। और लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, बदरपुर से राम सिंह नेताजी उम्मीदवार होंगे। सीलमपुर से जुबैर चौधरी आम आदमी पार्टी ने फील्ड किए हैं, और सीमापुरी से वीर सिंह ढींगन के अलावा घोंडा से गौरव शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। करावल नगर से मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी ने फील्ड किए हैं। मटियाला से सोमेश शौकीन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और ये बड़ी खबर देखिए प्रयागराज से। ज्ञानवापी के वजू खाना मामले में आज सुनवाई टली। वजू खाने में एएसआई सर्वे की मांग पर आज होनी थी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज नहीं हो पाई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे की मांग का किया विरोध। और इस बीच
संभल जामा मस्जिद सर्वे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। कम्युनल फोर्स ऐसे मामले उठाते रहते हैं। AIMPLB का कहना है माहौल खराब करने के लिए ऐसा मसला उठाया जाता है, माहौल खराब करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कोई भी मसला इस तरह का हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से खास तौर पर कम्युनल फोर्सेस की वजह की तरफ से उठाया जाता है ताकि इमोशनल माहौल पैदा किया जाए, ताकि माहौल खराब हो, उस माहौल खराब में उसको पॉलिटिकल गेन करने का मौका मिले। हम ये समझते हैं कि जो भी मसला है बातचीत के जरिए उसको हल करना चाहिए। संभल की मस्जिद की सर्वे पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने नाराजगी जताई है। संभल की मस्जिद के सर्वे पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क। सर्वे के विरोध में जियाउर रहमान बर्क, सर्वे में सुई के बराबर भी सबूत नहीं मिले हैं। बर्क ने कहा शाही जामा मस्जिद थी, है और रहेगी, बर्क का कहना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूं और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। छतरपुर धाम से बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा शुरू कर दी है। सनातन हिंदू एकता नाम दिया है उन्होंने अपनी पदयात्रा को। 29 नवंबर तक चलेगी हिंदू एकता पदयात्रा। 9 दिनों में 160 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले हैं। 9 दिनों तक यात्रा चलने वाली है। ये यात्रा छतरपुर से शुरू होकर ओरछा धाम पर खत्म होने वाली है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो इस यात्रा को लेकर ओरछा तक जाएंगे, उनके साथ आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश या छतरपुर से नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए साधु संत हैं। आप देख रहे हैं बीच में धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं और ये आज की जो यात्रा है, इस यात्रा में फिलहाल क्योंकि बागेश्वर धाम से ये यात्रा आज शुरू हुई है और 20 किलोमीटर तक ये यात्रा यहां से चलेगी। इस बीच रास्ते में पड़ने वाले तमाम जो मोहल्ले, इलाके, कस्बे हैं, उन सभी लोगों के बीच एक अलख जगाने की कोशिश है। और कोशिश ये है कि हिंदुओं को संगठित किया जा सके, एक किया जा सके। इसके अलावा घटती जनसंख्या का भी मुद्दा बाबा की तरफ से उठाया गया है और वो कहते हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो घट रही है। इसलिए जरूरी है कि जो लोग हैं वो हिंदू जनसंख्या की तरफ भी ध्यान दें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ विद्यानाथ झा, छतरपुर, मध्य प्रदेश, भारत। कहां से बाबा बागेश्वर की पदयात्रा गुजरने वाली है, अब जरा वो भी देख लीजिए, रूट देख लीजिए। आज 15 किलोमीटर तक बाबा की पदयात्रा कदारी फार्मेसी कॉलेज तक पहुंचने वाली है। कल 22 नवंबर को 17 किलोमीटर चलेंगे वो और ये पदयात्रा पेप्टिक टाउन तक पहुंचेगी। 23 नवंबर को 21 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और नौगांव शांति कॉलेज तक ये यात्रा होगी। 24 नवंबर को बाबा बागेश्वर 22 किलोमीटर एक दिन में तय करेंगे और देवरी रेस्ट हाउस तक पहुंच जाएंगे। 25 नवंबर को पदयात्रा ग्रामोदय मऊ रानीपुर पहुंचेगी। 26 नवंबर को ग्रामोदय मऊ रानीपुर से ये पदयात्रा शारदा महाविद्यालय घुगसी पहुंचेगी। 27 नवंबर को निवाड़ी और 28 नवंबर को निवाड़ी से ओरछा तिराहा पर यह पदयात्रा पहुंचेगी और इसके बाद पदयात्रा अपने आखिरी दिन ओरछा धाम में जाकर कल्मिनेट होगी, समाप्त होगी। और अगली अहम खबर यह कि बाबा बागेश्वर की यात्रा पर आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्या कहा है? इनके पास सनातन आचरण और बोध नहीं है। भगवा धारण कर लेने भर से कोई सनातन का संरक्षक नहीं बन जाता। ये तोड़ने के लिए निकला हुआ व्यक्ति है। ये बीजेपी के हाथों का खिलौना है। इसके पास धार्मिक आचरण नहीं है, सनातन कर्तव्य नहीं है, सनातन आचरण नहीं है, सनातन व्यवहार नहीं है, सनातन मर्म नहीं जानता, सनातन का बोध नहीं है। इसे धर्म को कमजोर इस देश के अंदर में यही छद्मवेशी लोगों ने किया है कमजोर सनातन धर्म को। धर्म का मर्म नहीं जानता, धर्म पर व्याख्या देता। क्या जोड़ेंगे? जो इनको जोड़ के रखा उसको तो पहले कर चुका दो भैया। हरी टोपी के साथ धर्म का मर्म समझाते हुए
शक्ति यादव और यतीन्द्र सिद्धारमैया के बयान पर बवाल बढ़ गया है। बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी पर अटैक किया है। शहजाद पूनावाला ने पूछा, यतीन्द्र सिद्धारमैया जी पर कार्रवाई होगी क्या? पूनावाला ने पूछा, क्या यह मोहब्बत वाली दुकान है और क्या यह हिंदुओं का सम्मान है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया से असल में यह सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र के विरोध में अपनी आवाज उठाई। यतीन्द्र ने कहा कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा। अब जो टिप्पणी सिद्धरामैया जी के बेटे ने की है, क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी की जा सकती है? ना वो करेंगे। क्या ये मोहब्बत की दुकान है? क्या ये हिंदुओं का सम्मान है? ये केवल और केवल नफरत के भाईजान हैं। और इस प्रकार की टिप्पणी से एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस कितनी हिंदू विरोधी पार्टी है। लगातार हिंदू आस्था पर और हिंदुओं को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और फिर राहुल गांधी कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ, मैं जनेऊधारी हूँ। तो बताए राहुल गांधी जी कि इस प्रकार की टिप्पणी पर क्या कार्रवाई होगी यतीन्द्र जी पर? यतीन्द्र सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जैसा मैंने बताया, सिद्धारमैया के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का विचार भारत के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का विचार सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। यतीन्द्र सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि जब तक अंबेडकर का संविधान मौजूद है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण असंभव है और भारत अगर हिंदू राष्ट्र बना तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसे एक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, और यह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। भारत अलग अलग जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का देश है। हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए। और यह अहम खबर देखिए जो प्रयागराज से है। महाकुंभ 2025 को लेकर अखाड़ों का नगर प्रवेश जारी। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने नगर प्रवेश किया। आवाहन अखाड़े के साधु संतों के महाकुंभ के लिए पहुंचने की यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। रथों और घोड़ों पर सवार होकर यह जुलूस निकाला गया। पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। और आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। गांधी परिवार देश का विकास सहन नहीं कर सकता, संबित पात्रा ने कहा। राहुल गांधी शेयर मार्केट को गिराना चाहते हैं और इसलिए ये बातें वो कह रहे हैं। ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। अडानी पर केस को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बयान दिया। दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला दिया। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच की मांग की है। संजय सिंह ने कहा, सच सामने आना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग हैं, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर, उसका सच देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिकी कोर्ट के आरोप पर अडानी ग्रुप की सफाई सामने आई है। कंपनी ने अमेरिकी कोर्ट के आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें आधारहीन करार दिया है। कंपनी ने सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया है, कहा गया। हमारी कंपनी हर संभव कानूनी सहारा लेगी, यह भी कहा गया है। यूपी उपचुनाव की वोटिंग पर बड़ी खबर। सपा महासचिव रामगोपाल यादव की चुनाव आयोग से मांग। मीरपुर, कुंदरकी, सीसामऊ में चुनाव रद्द किए जाएं। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमा पार कर दी। अर्धसैनिक बलों की देखरेख में दोबारा चुनाव होने चाहिए। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश का नया पोस्ट। पुलिस वाले की तस्वीर शेयर करके लिखा, जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में। ये देखिए, ये तस्वीर शेयर की गई है। हम आपको ये भी बता दें कि कल ये देखा गया मुजफ्फरनगर में
कि छतों के ऊपर से पुलिस वालों पर पथराव किया गया। अब इस जगह पर पुलिस वाला उन्हीं में से कोई एक पत्थर उठाकर खड़ा हुआ है या वो पत्थर मारने वाला है, ये स्पष्ट नहीं, लेकिन ये पोस्ट जरूर की गई है। जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया ऐसे हालातों में पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में। समाजवादी पार्टी ने फिर किया योगी सरकार पर हमला। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव का सरकार पर बड़ा आरोप, इनका कोई भी मंत्री ईमानदार नहीं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कहां है नौकरी, सब आउटसोर्स हो रहा है, न नौकरी दे रहे हैं न वादे पूरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है, क्यों इन्होंने केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना देखिए। सीटें बढ़ी तो अखिलेश ने असली रंग दिखाया, ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। करहल की घटना पूरे यूपी को झकझोरने वाली है। बीजेपी को वोट देने की बात तो उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म, अपराधियों को सपा मुखिया का संरक्षण मिला हुआ है। जनता को अखिलेश ने गुमराह किया है, केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। अगली खबर यह कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में यह बड़ा अपडेट है। शूटर शिव कुमार गौतम से पूछताछ में खुलासा हुआ है। हत्या के बाद शिव कुमार ने 3 आरोपियों से बात की थी। आरोपी लोनकर, जीशान और अनुराग को फोन किया था उसने। तीनों आरोपियों से 15 मिनट तक शिव कुमार गौतम की बात हुई थी। फोन करने के बाद शिव कुमार ने फोन फेंक दिया था। शिव कुमार ने अपना फोन ठाणे स्टेशन के करीब ही फेंका था। और आगे आपको दिखाएंगे झारखंड महाराष्ट्र पर क्या है एग्जिट पोल का इशारा, लेकिन उससे पहले देखिए देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि इस बार महाराष्ट्र में जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसका सीधा फायदा महायुति को मिलेगा। फडणवीस ने दावा किया कि लाडली बहन योजना की वजह से राज्य में महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। हालांकि सरकार बनने की सूरत में कौन सीएम बनेगा, इस पर फडणवीस ने कहा कि तीनों दल की बैठक पर इस पर सहमति से फैसला लेंगे। कुठली चर्चा नाही, आता परवा रिझल्ट आल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्रित बसू आणि चांगला निर्णय करू। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के ईवीएम हैक से जुड़े मैसेज के आरोपों पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पलटवार किया है। मोहन लाल बड़ौली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है और हरियाणा में बीजेपी सरकार की भविष्यवाणी तो कई एग्जिट पोल भी कर चुके थे। बड़ौली ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के 37 विधायक जीते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस ने जनता का आभार तक नहीं जताया। महाराष्ट्र के नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीएम पद को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि सीएम के नाम पर फैसला सब मिल बैठकर करेंगे और अगर कांग्रेस आलाकमान ने ऐसा कुछ फैसला किया है तो सार्वजनिक तौर पर घोषणा करनी चाहिए। और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज सीतापुर जेल में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से 1 घंटे तक मुलाकात की। चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान से उनकी सेहत को लेकर जानकारी ली। जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि आजम के जेल में होने से उन्हें दुख है और उनकी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। चुनाव नतीजों से पहले रांची में हुई बीजेपी की बैठक। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने इसमें हिस्सा लिया। रांची के पार्टी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। और इस बीच